साथियों नमस्कार। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है पेंशन अपडेशन को लेकर, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। जो बात मैं पिछले लगभग 15 सालों से कह रहा हूँ वो फिर से दोहराता हूँ। 2003 में सभी बैंकों ने पेंशन रेगुलेशन में तब्दीली की और जो रेगुलेशन 35 है उसको अमेंड किया। जो रेगुलेशन 35 है वो दो चीज़ें कहता है। पहला वो कहता है रेगुलेशन 35 के रेट ऑफ पेंशन क्या होगा। दूसरा वो कहता है कि अमाउंट ऑफ पेंशन क्या होगा। और इन दोनों के बारे में जो पहला पॉइंट है वो है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर अप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 क्या कहती है कि जो उस वक्त में बाइपर्टाइट में प्रोविज़न थे वो स्टेज टू स्टेज बाइपर्टाइट में आपके पेंशन को अपडेट किया जाएगा और उस वक्त ये 1986-1987 वालों के लिए लागू किया गया। बाद में ये 1986-87 वाली क्लास इसमें से हटा दी गई और वो क्लास कहती थी कि भाई आपको सर्विस के दौरान जो 10 महीनों में अमलमेंट्स मिले हैं, उसमें वर्ड्स अमलमेंट्स यूज़ किया गया, मिले हैं, वो उनका जो 10 महीने का एवरेज होगा उसका 50% आपकी जो है पेंशन होगी। अब ये चूँकि रेगुलेशन में 86-87 को हटा करके सबके लिए लागू कर दिया, तो पेंशन अपडेशन जो हमारा रेगुलेशन 35(1) है उसमें लिखा हुआ है कि पेंशन और बेसिक पेंशन और एंड एडिशनल पेंशन इफ एनीवेयर एवर अप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। तो ये हमें 2003 से मिलना चाहिए था, लेकिन इसको गजट होने में देरी लगी। इसको डीएफएस ने अप्रूव किया और दोनों जो हमारे गैंग है जिसको हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कहते हैं और जो दूसरा गैंग है जिसको हम आईबीए कहते हैं, उन्होंने मिल करके इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और ये ठंडे बिस्तर में पड़ा रहा। जो हमारे जो आप अपने आप को कहते हैं जैसा हम बैंक पेंशनर्स यूनियन के नेता हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और ये बात मैंने एक बार नहीं अनेकों बार कही कि आप जो पेंशन अपडेशन की डिमांड है ये 35(1) को लागू करने के लिए कहें। ऑफिसर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत गवर्न नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो हमारे क्लरिकल भाई हैं, स्पेशल असिस्टेंट थे या क्लर्क थे या चपरासी थे, उनसे एप्लीकेशन दिलाएं बैंक को भी और साथ में सीएलसी को भी कि सब हमारी पेंशन जो है इस रेगुलेशन जो 35(1) है इसके अनुसार अपडेट की जाए। इसको कोई मना नहीं कर सकता। सीएलसी जब इसको पढ़ेगा तो तुरंत कहेगा भाई इनकी पेंशन अपडेट कीजिए। अभी क्या हुआ कि ये मामला गया वहाँ मदुरई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो 35(1) के अनुसार इसको यूनियन बैंक को उन्होंने कहा कि वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए कि 35(1) के अनुसार आपकी पेंशन को अपडेट कीजिए, करें 4 हफ्ते के अंदर अंदर और उस सुनवाई करें। और सुनवाई बैंक ने की। अभी बैंक फाइनल आदेश उसमें जो भी करना होगा करेगा, लेकिन आप उसको किसी तरह डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर तो लेजिस्लेशन में हुआ है, गजेटेड है, गवर्नमेंट गजट में लिखा हुआ है। आप कैसे मना कर सकते हैं? डीएफएस कैसे मना कर सकता है? आप गैंग के अंदर चूँकि लोग पावरफुल लोग हैं, वो आपके ऊपर हावी है और जो हमारे नेता हैं वो बिल्कुल एकदम ये समझिए कि ऊपर का माला खाली है, कुछ करने को तैयार नहीं है। हमें रिज़र्व बैंक की में पेंशन अपडेशन और रिज़र्व बैंक का पेंशन अपडेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि उनके यहाँ 35(1) जैसी कोई धारा थी ही नहीं पहले से, ना उनके यहाँ ये अमेंडमेंट हुआ। उन्होंने अपना पेंशन अपडेशन मांगा और उनको पेंशन अपडेशन दिया और उसके लिए एक फार्मूला सरकार ने तय कर दिया। हम लोगों के यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि जिस प्रकार की एक गैंग हमारे यहाँ बैंकिंग में है,
जिसको हम IBA कहते हैं, ऐसा कोई गैंग ना LIC में है, ना GIC में है, ना NABARD में है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। आप एक ऐसी संस्था जो अनरजिस्टर्ड है, जिसके कोई मायने नहीं है, और दूसरी संस्था जिसको आप कहते हैं मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपस में बैठ करके तय कर लेते हैं और उसको कहते हैं साहब इसको लागू करिए। जॉइंट नोट के बारे में पहले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये वेस्ट ऑफ पेपर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी जो हो रहा है वो आपके सामने है। मेरा कहना है कि रिटायरीज़ को ये मामला फिर इसी तरह से उठाना चाहिए। हम अपने 10 कॉमरेड्स को तैयार करें और उनसे कहें वो बैंक में 35(1) के अनुसार पेंशन अपडेशन के लिए अप्लाई करें। साथ के साथ CLC को कहें कि साहब इन्होंने हमें ये नहीं दिया है, 2003 से हमारा पेंशन अपडेशन कीजिए। देखिए कैसे CLC मना करता है। आप अपने वकील को लेकर के खड़े, ज़रूरत हो तो हम भी जाने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जाके अपना केस रखेंगे और निश्चित तौर पे इसी के आधार पर पेंशन अपडेशन होगा। जो हर बायोपेटाइट में आपको पेंशन अपडेशन मिलेगा। आपकी बेसिक जैसे जैसे बायोपेटाइट में रिवाइज हुई है वैसे वैसे आपकी बेसिक और DA रिवाइज होगी। यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है, सबसे कम कॉस्ट लगने वाला है, और इसको ना CLC मना कर सकता है, ना कोई और मना कर सकता है, ना DFS मना कर सकता है। अरे आप ही ने साइन किया, आप ही ने अप्रूव किया, आप ही ने गजट किया, आप कैसे मना कर सकते हैं? ये बात मैं पिछले 15 सालों से कह रहा हूँ, फिर एक बार मैंने आपको कही है। इसके बारे में कई वीडियो भी डाले हैं, लेटर भी लिखे हैं और बार बार कहा। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस बारे में आपको कुछ निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रही हो उसको घुसो दराज में डाल दो। तो ये जितने रिप्रेजेंटेशन हमने दिए DFS को, वो उन्होंने या तो घुसो दराज में डाल दिया या IBA को भेज दिया। IBA से क्या मतलब है? 35(1) को लागू कराने की जिम्मेवारी DFS की है, और वो उसको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए IBA को कि सारे बैंकों को कहें इसको लागू करें, नहीं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो DFS को देनी चाहिए कि इसको लागू करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तब आपको कोर्ट में जाने की व्यवस्था है। और CLC के ऑर्डर को कैसे मना कर सकते हैं? और आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, वो एक ही बिंदु में तो रखना कि साहब ये 35(1) में लिखा हुआ पेंशन अपडेट की जाएगी। पढ़े बृजेश्वर शर्मा जो है वो देते रहे आपको एफिडेविट के साथ, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उनको भी पढ़वाइए ये क्या लिखा है, इसके क्या मायने हैं जी। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको जनरल मैनेजर से रिटायर नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कानूनी रूप से ठीक है। और हमारा ये बिल्कुल एकदम पक्का और निश्चित और दृढ़ मत है कि पेंशन एक पेंशन अपडेशन के लिए है। आप लोग भी सब ट्राई करें, और मेरे ख्याल से तो ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन CLC के पास जानी चाहिए, और ऐसे हज़ारों रिप्रेजेंटेशन बैंक के पास जाने चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 2-3 महीने में आपका पेंशन अपडेशन इनको करना पड़ेगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे विचार सुने। अगर किसी को इस बारे में कोई भी चीज़ बात करनी हो, कोई कमेंट हो, तो मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।